Namaste everyone. Today we are going to discuss about Patent Amendment Rules 2024. These rules are very important for people who are preparing for patent as an examination as well as for competitive exams including UPSC. So let's start with the amendment. First is Rule 12. For an application, Rule 12 says a statement and undertaking regarding foreign application. Suppose you make an application, patent application outside India without filing in India. Then in such scenario, earlier you have to file a statement and undertaking under Section 8 within 6 months. Now this time period has been minimized in this amendment. Now within 3 months, you have to file the. And what will be the benefit? Benefit that the Government of India will receive fast information about foreign filing. Next amendment is Rule 13(2). That is, a new rule has been inserted, that is 13(2)(a). So 13 is all about specification, patent specification. And Rule 2(a) says a patent applicant may, if he so desires, file one or more further application under Section 16, including in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification or a further application filed under Section 16. So here the inventor or the applicant will get added benefit to file divisional application. Amendment is made in Rule 24(b), examination of application. So in case of earlier, under Rule 24(b), examination of application, a request for examination under Section 11(b) shall be made in Form 18 within 48 months from the date of priority of the application or from the date of filing of the application. पहले क्या था कि within 48 months आप फाइल करें क्या रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, पर अभी Rule 24 में क्या है कि जो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन है आप फाइल कर सकते हैं विदिन 31 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग और फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायोरिटी. तो इसमें क्या हुआ कि पहले जितने टाइम लगते थे उससे कम टाइम लग रहे हैं. तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि विल एक्सेलरेट द पेटेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस. जैसे आपने फाइल किया, उसके बाद आप अगर नॉर्मल प्रोसेस से जा रहे हो तो यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन विदिन 48 मंथ्स. पहले ये था, अभी 31 मंथ्स है, तो पहले ही लोग करेंगे तो जल्दी होगा ये प्रोसेस. तो द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग द पेटेंट विल बी एक्सपीडिटेड. अगर एग्जामिनेशन जल्दी होगा तो ग्रांट भी जल्दी होगा. तो ये चीज़ें यहाँ पे इसलिए Rule 24(b) को इंसर्ट किया गया है. लेट्स मूव टू अनदर रूल. Rule 29 है एंटीसिपेशन बाय प्रायर क्लेमिंग. अगर प्रायर क्लेम कर रहे हैं आप कोई भी चीज़ कि ठीक है, तो उसमें क्या था कि आपको अभी 2 months टाइम फॉर रिमूविंग ऑब्जेक्शन रिलेटिंग टू एंटिसिपेशन. आपने फाइल किया, ये चीज़ अगर ऑब्जेक्शन में आया कि ठीक है आपका तो ये एंटिसिपेशन है, पहले ही पब्लिक डोमेन में है, तो आपके पास कितने महीने का टाइम होगा? 2 months टाइम फॉर रिमूविंग ऑब्जेक्शन. आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं ये पब्लिक डोमेन में नहीं था, बट प्रायर क्लेम कर रहे हैं, एंटिसिपेशन का जो भी ऑब्जेक्शन था उसको रिमूव करने के लिए 2 months का टाइम. इसमें और एक नया चीज़ आया है Rule 29(a). इसमें ग्रेस पीरियड है. एक ग्रेस पीरियड इन फॉर्म 31. ये नया फॉर्म है जिसको फॉर्म इंसर्ट किया गया था. पहले फॉर्म 30 तक था, अभी फॉर्म 31 आ गया है. ग्रेस पीरियड के लिए मे बी अप्लाइड. अगर आप चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन इज रेज इन रिलेशन टू एंटिसिपेशन बाय प्रायर क्लेमिंग. अगर एंटिसिपेशन है तो आप ग्रेस पीरियड ले सकते हैं फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम. पहले सेक्शन 31 में क्या था कि पब्लिक डिस्प्ले में 12 months का टाइम था. अभी आप ग्रेस पीरियड का टाइम ले सकते हैं इन फॉर्म 31. नेक्स्ट अमेंडमेंट को देखते हैं. अमेंडमेंट है ऑपोजिशन टू पेटेंट. ये अगर कोई अपोज करना चाहता है कि इनको पेटेंट नहीं ग्रांट होगा, उस समय ये ऑपोजिशन का प्रोसीजर चलता है. तो Rule 55 में है ऑपोजिशन टू द पेटेंट. इसमें देखते हैं क्या चेंजेस है. Rule 55(3)(a) में क्या है? ऑन कंसिडरिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इफ द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड दैट. अगर कंट्रोलर सेटिस्फाइड हो गए क्या कि नो प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट इन द रिप्रेजेंटेशन, ही शैल नोटिफाई द ओपोनेंट अकॉर्डिंगली. अगर कोई केस ही नहीं बनता तो जो ओपोनेंट है उनको इन्फॉर्म करेंगे. अनलेस द ओपोनेंट रिक्वेस्ट टू बी हर्ड in the matter, the controller shall within 1 month from the date of such notification pass an order according the grounds for refusal of the representation. तो 1 महीने के अंदर ऑर्डर
इशू हो जाएगा कि क्यों इसको नहीं सुना जाएगा। इफ़ द ओपोनेंट रिक्वेस्ट फॉर ए हियरिंग, यदि ओपोनेंट अगर ये बोलता है कि हमें एक हियरिंग का मौका दीजिए, द कंट्रोलर शेल आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पास एन ऑर्डर विद इन 1 मंथ फ्रॉम दी, तो जिस दिन हियरिंग होगा उसके 1 महीने के अंदर वो कंट्रोलर ऑर्डर निकालेंगे कि हियरिंग का आउटपुट क्या है। रिकॉर्डिंग हिज रीजन फॉर रिफ्यूजल और प्राइमा फेसी एक्सेप्टेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एंड द एप्लीकेशन शैल बी नोटिफाई और एंड द एप्लीकेंट शैल बी नोटिफाई अकॉर्डिंगली, और एप्लीकेंट को उसी समय बता दिया जाएगा इसके बारे में। पॉइंट में है दैट इज बी, ए प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट इन द रिप्रेजेंटेशन, द कंट्रोलर शेल विद इन 1 month ऑफ रिसीविंग द रिप्रेजेंटेशन पास एन ऑर्डर रिकॉर्डिंग हिज रीजन एंड नोटिफाई द एप्लीकेंट अकॉर्डिंगली। अगर कंट्रोलर को लगा कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है इसमें अपोज करने के लिए, तो वो ऑर्डर निकालेंगे और उस ऑर्डर को इंटीमेट करेंगे किसको, एप्लीकेंट को। नेक्स्ट है रूल 55(3)(b, द एप्लीकेंट हैज़ टू मेक रिप्लाई विद इन 2 months अर्लियर 3 months फ्रॉम रिसीविंग नोटिस ऑफ अपोजिशन। अगर किसी ने नोटिस ऑफ अपोजिशन फाइल किया है तो पहले क्या था कि विद इन 3 months आपको रिप्लाई फाइल करना होता है। जो भी एलिगेशंस लगते हैं उसमें, जो भी एलिज्ड कंटेंशन होगा उसके रिप्लाई आप कितने महीने में फाइल करोगे, 3 months में। पर अभी क्या है, अभी है विद इन 2 months, मतलब 1 महीना और कम हो गया है, मतलब जल्दी काम हो, इसीलिए ये सब किया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ चलते हैं। रूल 56 अपोजिशन बोर्ड। जब भी कोई अपोजिशन आता है तो एक अपोजिशन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब वो अपोजिशन बोर्ड डिसाइड करती है बहुत सारी चीज़ें। यहाँ देखिए रूल 56(4) में है द टाइम टू सबमिट ए रिपोर्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूटेड अपोजिशन बोर्ड रिड्यूस टू 2 months अर्लियर 3 months। पहले क्या था कि विद इन 3 months अपोजिशन बोर्ड हुआ, बोर्ड ने लिया, उसको रिपोर्ट एक देना होता है किसको, कंट्रोलर को। तो पहले कितना टाइम था, 3 months, अभी क्या है 2 months। टाइम फ्रेम में टाइम की कटौती की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट अमेंडमेंट 70A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत लोग भी चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही ये बेनिफिट वाला चीज़ है। सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप। पहले ऐसे कुछ भी नहीं था, जो इन्वेंटर हैं उनको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता था। वो सर्टिफाई कॉपी लेते थे, फिर आप प्रूव करते थे कि हाँ जी इस इन्वेंशन में हम इन्वेंटर हैं। तो अभी क्या हुआ कि उन लोगों के लिए स्पेशल एक प्रोविज़न बनाया गया और उसके तहत क्या मिलेगा, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। द कंट्रोलर में इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप। अगर वो सर्टिफिकेट खो भी गया तो जो इन्वेंटर है वो क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्लिक है यहाँ पे, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप टू एन इन्वेंटर व्हेन अप्लाइड इन फॉर्म 8A विथ रिक्विजिट फी। तो एक नया फॉर्म इंसर्ट किया गया है, फॉर्म 8A। इसमें क्या होगा, कोई भी इन्वेंटर है तो वो बोलेंगे कि मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए, तो सर्टिफिकेट मिलेगा। वो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो इन्वेंटर है एक कंपनी का काम छोड़ के दूसरे कंपनी में जाते हैं तो उनके लिए सही है प्रूफ करना, कि ईजिली दिखाना कि कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल 80 रिन्यूअल फ़ी। इसमें क्या है, इफ़ ए रिन्यूअल फी इज पेड इन एडवांस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर ए पीरियड of at least 4 years, a 10% reduction in the fee shall be applicable for such renewal। पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि कोई रिडक्शन मिलेगा। जो फ़ी है आप पहले दे दीजिए, 4 साल के लिए दीजिए, 5 साल के दीजिए, कुछ नहीं है। पर अभी क्या है, 10% रिडक्शन मिलेगा, क्योंकि पैसे आप एडवांस में दे रहे हो। तो इस चीज़ को भी कंसिडर किया इस अमेंडमेंट में, और 10% रिडक्शन मिला। जो पहले ही देंगे उनको बेनिफिट है, क्योंकि 10% रिडक्शन है। ये है रूल 131 वर्किंग स्टेटमेंट इन फॉर्म 27। तो पहले क्या था कि आपको पेटेंट ग्रांट हो गया, उसके बाद आपको वर्किंग का स्टेटमेंट एक देना होता था इन फॉर्म 27 में। तो इसमें चेंजेस है। द टाइमलाइन फॉर सबमिटिंग ए वर्किंग स्टेटमेंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम वंस पर ईयर टू वंस एवरी 3 year। पहले क्या था कि साल में एक बार देना ही देना था, अब 3 साल में एक बार देना है। The patented invention is not worked in India, then the patent holder must provide a reason for its not working। अगर काम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इसका एक रीज़न देना पड़ेगा। वो भी फॉर्म 27 में देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग के ऊपर। एडिशनली रिवाइज फॉर्म 27 इंक्लूड्स ए प्रोविजन टू इंडिकेट वेदर द पेटेंट इज अवेलेबल फॉर लाइसेंसिंग। लाइसेंस देना चाहते हैं क्या आप, इसका भी एक प्रोविज़न है, उसमें इंडिकेट करेगा। तो कोई भी अगर रिलेटेड पेटेंट आप देखेंगे स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग में, तो लाइसेंसिंग के लिए अवेलेबल है, तो अप्रोच कर सकते हैं आप। तो ये एक अच्छी बात है। अब कुछ अमेंडमेंट हुए हैं इन फॉर्म्स, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्म 1 में पहले क्या था, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर था, पर यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन होगा, और ये मैंडेटरी है। ठीक है, फॉर्म 1। तो फॉर्म 1 जो पहले वाला फॉर्म था उसको अवॉइड कीजिए, नया फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म 3 में कुछ स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग रिगार्डिंग
सेक्शन 8 ये फॉरेन फाइलिंग के लिए है, जहाँ पे आपको पहले 6 महीने के अंदर आपको एक स्टेटमेंट अंडरटेकिंग देना पड़ता था कंट्रोलर को, अभी 3 महीने में। तो ये फॉर्म भी चेंजेस हैं। फॉर्म 4 में क्या है, रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम और कंडोनेशन ऑफ डिले, ये फॉर्म में भी चेंज है। फॉर्म 8 में क्या है, 8A को इंसर्ट किया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में इन डिटेल्स। नेक्स्ट है फॉर्म 27। फॉर्म 27 में स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन ऑन ए कमर्शियल स्केल इन इंडिया, इसके बारे में भी हो चुका है सारा कुछ डिस्कशन। एंड फॉर्म 31 ये नया फॉर्म है, ये ग्रेस पीरियड के लिए है। आप और ज़्यादा देखने चाहते हैं तो सेक्शन 31 देख सकते हैं एंड रूल 29A। फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें फॉर्म्स एंड फीस आपको मिल जाएंगे, तो इसमें भी कुछ चेंजेस हैं। सेकेंड शेड्यूल में लिस्ट ऑफ फॉर्म्स में ऑलरेडी फॉर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें चेंजेस हैं। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, नोटिस ऑफ अपोजिशन, कंपलसरी लाइसेंसिंग, रिवीजन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ए लाइसेंस, ये सब कुछ चीज़ें हैं। उसमें फ़ी में शायद कुछ चेंजेस हैं, तो ये फोर्थ शेड्यूल में भी चेंजेस हैं। फिफ्थ शेड्यूल है हियरिंग के लिए, अगर कोई हियरिंग के लिए अप्लाई करता है तो क्या फीसेस हैं, क्या रीज़न है, कैसे होंगे, तो उसमें भी चेंजेस हैं। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए।